दोस्तों नमस्कार, डेली रीड बुक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास के चौथे टाइप के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में गुप्त काल एवं हर्षवर्धन काल के संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह सभी प्रश्न पिछले 20 वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं और ये सारे प्रश्न एसएससी के प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये चौथे टाइप है, यानी इससे पहले 3 टाइप का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में कुल 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सभी प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दिया गया था। और किसके द्वारा दिया गया था? B.A. स्मिथ के द्वारा दिया गया था भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक भी श्रीगुप्त को ही माना जाता है। पहला ज्ञात गुप्त शासक थे श्रीगुप्त। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ये फाहियान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रम आदित्य भी कहा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को हरिसेन ने बनवाया था। हरिसेन के द्वारा इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख बनवाया गया था। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? कवि कालिदास थे चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के राज कवि। चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के दरबार में कवि कालिदास का निवास था। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी डैश से डैश स्थानांतरित की थी। तो राजा हर्ष के द्वारा अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट और कालिदास का निवास था। निम्नलिखित में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा गुप्तों के। समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए उसके सिक्कों पर दर्शाया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट, ये बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि। हुएनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? हुएनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो हुएनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है भानुगुप्त का एरन शिलालेख में। भानुगुप्त का एरन शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। हर्षचरित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? हर्षचरित्र के लेखक थे बाणभट्ट। हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट थे, यानी बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है?
अजंता एवं एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ये है महाराष्ट्र राज्य में स्थित। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। बराहमिहिर कौन या क्या है? तो इसका सही जवाब होगा खगोलज्ञ। बराहमिहिर खगोलज्ञ थे। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है चरक, चाणक्य, आर्यभट्ट या बराहमिहिर। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। चीनी यात्री सुंग युंग भारत कब आया? चीनी यात्री सुंग युंग भारत कब आया था? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी 518 ईस्वी में। सुंग युंग 518 ईस्वी में भारत आया था। अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? तो सही जवाब होगा ऑप्शन 1 तमिलनाडु से। अलवार संतों का आविर्भाव तमिलनाडु से हुआ है। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम को, स्कंदगुप्त को, कुमारगुप्त को या समुद्रगुप्त को। लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र अवस्थित था बिहार में। गुप्त काल यानी गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? ऑप्शन है काकिनी, निष्का, रुपये का या दिनार। तो सही जवाब होगा रुपये का। गुप्त काल के दौरान चांदी का सिक्का रुपये का जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 23। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? ऑप्शन है कृष्णदेवराय, पुलकेशिन द्वितीय, मयूर वर्मा, चिक्का देवराज वोडेयार। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन 2 पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक था पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिर अस्थायी योगदान है? निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिर अस्थायी योगदान है? ऑप्शन है कैलाश मंदिर, कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रन्ना तथा कैलाश मंदिर, जैनवाद का संरक्षण, विजय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना, रन्ना तथा कैलाश मंदिर। ऑप्शन 2 सही होगा। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किनका संरक्षण प्राप्त था? ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय या खारवेल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी पुलकेशिन द्वितीय। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की। ऐहोल प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा किया गया था? रवि कीर्ति के द्वारा किया गया था। को किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? ऑप्शन है गुप्त, कुषाण, मौर्य या चालुक्य। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी गुप्त शासन के काल के दौरान। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मेहरौली शिलालेख, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, हाथी गुम्फा शिलालेख या ऐहोल शिलालेख। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। क्वेश्चन नंबर
28 प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम क्या था? ऑप्शन है तक्षशिला, नालंदा, उदयपुरी या कांची। इसका सही जवाब होगा तक्षशिला। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम था तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? धर्मपाल के द्वारा किया गया था। द्वितीय पांडियन साम्राज्य के भूमि का माप का उल्लेख किसमें किया गया है? ऑप्शन है थलबईपुरम तांबे की प्लेटों, उत्तर मेरूर शिलालेख, कडुमियम लई शिलालेख, कसाकुडी तांबे की प्लेटों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी थलबईपुरम तांबे की प्लेटों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है पुरुगुप्त, विष्णुगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष डैश था? ऑप्शन है 612 ईस्वी, 618 ईस्वी, 622 ईस्वी या 634 ईस्वी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी 618 ईस्वी। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष था 618 ईस्वी। महाराजाधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? महाराजाधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समर्थगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजाधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित किस राजवंश से था? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित किस राजवंश से था? ऑप्शन है महामेघवाहन वंश, हर्यक वंश, रठ भोजक वंश या सातवाहन वंश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1 यानी महामेघवाहन वंश। क्वेश्चन नंबर 34 हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया गया है? ऑप्शन है ऐहोल स्तंभ शिलालेख, जूनागढ़ शिलालेख, नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख या दामोदरपुर ताम्रपत्र शिलालेख। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 35 है और इस वीडियो में हम टोटल 50 प्रश्न का अध्ययन करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में होयनसांग भारत आया था? ऑप्शन है जलालुद्दीन, हर्षवर्धन, जहांगीर या पांड्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में होयनसांग भारत आया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ऑप्शन है विजय सेन, धर्मपाल, बल्लाल सेन या कुमारपाल। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त था। पूर्व गुप्त काल में निम्न में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी? ऑप्शन है लोहा, सोना, टीन या चांदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी टीन। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में होयनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में होयनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? ऑप्शन है महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन नरसिंह वर्मन प्रथम या परमेश्वर वर्मन द्वितीय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी नरसिंह वर्मन प्रथम।
नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में हुएनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था। निम्नलिखित में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। ऑप्शन है उज्जैन, पाटलिपुत्र, प्रयाग या साकेत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र वह राज था जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। किसके शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आए थे। ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या हर्षवर्धन। किसके शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आए थे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आए थे। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न नाम से पुकारा जाता है। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को किस नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन है रूपका, टंका, ड्रामा या दिनारस या दिनार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी दिनार। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को दिनार के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस राज्य के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था। चीनी यात्री हुएनसांग नहीं, यहाँ है तसांग, हुएनत्सांग भारत आया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी हर्षवर्धन। हुएनसांग कहिए या हुएनत्सांग एक ही है। हर्षवर्धन के समय में हुएनसांग भारत आए थे। क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, पुष्यमित्र या सिकंदर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट डैश थे। गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट क्या थे। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बिंबिसार, अशोक या विष्णुगुप्त। सही जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी विष्णुगुप्त। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। गुप्त वंश के अंतिम शासक थे, अंतिम सम्राट थे विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 45। गुप्त शासकों ने डैश नामक एक कर लगाया जो हल कर था और इसे प्रत्येक उस खेतिहर से लिया जाता था जो एक हल रखता था। ऑप्शन है हिरण्य, शुल्क, हलीवा कर या कर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी हलीवा कर। गुप्त शासकों ने हलीवा कर नामक एक कर लगाया था जो हल कर था और इसे प्रत्येक उस खेतिहर से लिया जाता था जो एक हल रखता था। अब है क्वेश्चन नंबर 46। तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित हुएनसांग ने सम्राट डैश के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। ऑप्शन है अशोक, विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त या हर्ष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी हर्ष। तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित हुएनसांग ने सम्राट हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। अब है क्वेश्चन नंबर 47। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई डैश की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई डैश की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। तो ऑप्शन है इंद्रवर्धन, सूर्यवर्धन, राज्यवर्धन या चंद्रवर्धन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी राज्यवर्धन। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 48 है। हर्षचरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि डैश द्वारा संस्कृत में रचित है। ऑप्शन है दंडी, कंबन, बाणभट्ट या जीनसेन। तो इसका सही जवाब होगा बाणभट्ट। हर्ष चरित्र कन्नौज के शासक
हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि बाणभट्ट के द्वारा संस्कृत में लिखा गया है। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं जो अपने विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है लौह स्तंभ, सूर्य स्तंभ, विजय स्तंभ या इलाहाबाद स्तंभ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी इलाहाबाद स्तंभ। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 50, अंतिम प्रश्न है इस टाइप का। पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर के शासन किया था डैश राजवंश के संस्थापक थे? ऑप्शन है वर्धन, चेर, पांड्य, चालुक्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी वर्धन। पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर के से शासन किया था वर्धन राजवंश के संस्थापक थे पुष्यभूति। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम लगातार आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करा रहे हैं ताकि आप आगे आने वाले एग्ज़ाम में जो बैठेंगे उनमें आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा और आप अच्छे परफॉर्मेंस कर पाइएगा। सारा खेल प्रीवियस ईयर का ही होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का ही होता है। आप जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का, उतना आपको सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसलिए अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को फोकस कीजिए और उसी टाइप से, उसी तरीके से, उसी अनुसार से आपको तैयारी करते रहना चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लगातार जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और पुराने हैं तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।